नाउ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्या दे रखा है हमें। इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। जो ये एक्स जेड है वो इस बी सी के क्या है, पैरेलल है। एंड ए जेड इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस जेड सी इज 2 सेंटीमीटर, बी एम इज 3 सेंटीमीटर, एम सी इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। हमें एक्स वाई की लेंथ निकालनी है, मतलब ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या बेसिक अप्रोच हम लगाएंगे, आप देखें। ये साइड और ये साइड हमें पता है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो मैं इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए एम सी बीपीटी थ्योरम यूज कर सकता हूं और ए वाई का वाई एम के साथ रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे? हम बोलेंगे दिस वाई जेड इज पैरेलल टू एम सी इन ट्रायंगल ए एम सी। क्या होगा? ए वाई अपॉन वाई एम बराबर होगा ए जेड अपॉन जेड सी के। ए जेड अपॉन जेड सी के। तो यहां से क्या हो रहा है, ए जेड है 3 और जेड सी है 2। सो ए वाई अपॉन वाई एम हमारे पास आ गया 3/2। अब ये वाली जो एक्स वाई है वो बी एम के भी पैरेलल है, क्योंकि लाइन तो वही है। अब ट्रायंगल में ले लो इन ट्रायंगल ए बी एम। दिस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी एम। तो यहां भी बीपीटी लगा सकते हैं, आप लिख देना यहां पर बाई बीपीटी, और यहां पर भी बाई बीपीटी। क्या हो जाएगा? ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई एम। और ए वाई अपॉन वाई एम यहां से हमने निकाला था अभी, वो है 3/2। यानी ए एक्स अपॉन एक्स बी हमारे पास आ गया 3/2। ये रेशो आ गया। बट मुझे चाहिए क्या? एक्स वाई। मेरे पास ए एक्स और एक्स बी का रेशो आ गया। अब इस एक्स वाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां इस ए एक्स वाई और ए बी एम को हम क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। फिर हम इनकी साइड को प्रोपोर्शन में लिख पाएंगे और फिर हम करेंगे, देखिए कैसे। नाउ इन ट्रायंगल ए एक्स वाई, इन ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड ए बी एम एंड ट्रायंगल ए बी एम, क्या होगा? इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाले जो एंगल बनेंगे हमारे, आई मस्ट से दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल है हमारी, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारे ये वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो ए एक्स वाई, या फिर हम सारे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के, कॉमन है दोनों में। बस दो एंगल हमें बराबर मिल गए बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एम। और दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हों
तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं। सो AX अपॉन AB इज इक्वल टू AY अपॉन AM और आई मस्ट से XY अपॉन BM। आप चेक करें, हमारे पास AX अपॉन XB तो है, लेकिन AX अपॉन AB नहीं है। यदि ये होता तो इन दोनों को कंपेयर करके और BM हमें दे रखा है दैट इज 3, इनको कंपेयर करके हम XY की वैल्यू निकाल लेते और इससे हम ये निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो XB अपॉन AX ये हो जाएगा 2/3। दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो यहां आप एलसीएम आ जाएगा AX प्लस XB इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन 3। AX प्लस XB क्या होगा? AX प्लस XB मतलब AB। तो यहां से आ गया AB अपॉन AX इज इक्वल टू 5/3 और यहां से इसका रेसिप्रोकल करेंगे सो AX अपॉन AB इज इक्वल टू 3/5। ये वैल्यू मिल गई, ये यहां रख दो। 3/5 इज इक्वल टू XY बाई 3। 3 को इधर ले आओ। XY इज इक्वल टू 9/5 में दैट मीन्स 1.8 सेंटीमीटर। तो हमने बेसिकली किया क्या है, पहले इन ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल में BPT लगाई तो AY और YM का रेशियो निकाल लिया। फिर इस वाले ट्रायंगल में BPT लगाई तो यहां पर हमने AX अपॉन XB निकाल लिया। और पहले आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये AX अपॉन XB क्यों निकाला है, तो AX अपॉन XB से हमने AX अपॉन AB निकाल लिया और फिर इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में लिखी और यहां से जो हमें चाहिए था उसकी वैल्यू को हमने यहां पर निकाल लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 का A पार्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। लेट अस अज्यूम दिस इज फर्स्ट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें दे रखा है दैट इज √3 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप फर्स्ट में दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो यहां हो जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट में दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू √3 का स्क्वेयर। ए का स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2AB यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इधर हो गया 3। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज 3। इस तरफ ले जाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये किसके बराबर आ रहा है? हमारा 1 के बराबर आ रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों तरफ केवल स्क्वेयरिंग करनी है और वैल्यू हमें इजीली यहां पर मिल जाएगी। नाउ 23 के और वाला पार्ट या फिर जो B से दे रखा है, जो इस 23 की इंटरनल चॉइस है उसको देखिए। क्या दे रखा है? इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2
and cot beta is √3, then find the value of cosecant alpha plus cosecant beta. मीन्स हमें साइन अल्फा 1/√2 दे रखा है, कॉट बीटा हमें √3 दे रखा है, कॉसिकेंट अल्फा प्लस कॉसिकेंट बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। तो अल्फा और बीटा निकाल लें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां देखिए साइन अल्फा इज 1/√2। अब साइन 1/√2 किस पर होता है? 45 पर। तो मैं इस 1/√2 को ऐसा लिख सकता हूं साइन 45। देखो साइन अल्फा और साइन 45 यदि बराबर हैं तो ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से अल्फा इज 45। अब कॉट बीटा को ले लें। कॉट बीटा इज √3। अब कॉट बीटा √3 किस पर होता है? 30 डिग्री पर। कॉट बीटा और कॉट 30 यदि बराबर हैं तो बीटा किसके बराबर होगा? यहां पर 30 डिग्री के। अल्फा बीटा दोनों मिल गए। अल्फा और बीटा की वैल्यू को यहां रख दें आप, तो ये हो जाएगा कॉसिकेंट ऑफ 45 प्लस कॉसिकेंट ऑफ बीटा आया 30 डिग्री, कॉसिकेंट 45 होता है हमारा √2 प्लस कॉसिकेंट 30 होता है हमारा 2। सो 2 प्लस √2 इज द वैल्यू। तो केवल इन वैल्यूज को यूज करके अल्फा और बीटा निकाल लें। अल्फा और बीटा दोनों को यहां रखें और हमें इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 and 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें एक ऐसा हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जब उससे 85 को डिवाइड करें तो हमें मिले रिमाइंडर 1 और 72 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 मिले। जब वो ऐसे रिमाइंडर्स की बात करें ना तो जितना रिमाइंडर बचना चाहिए जिस नंबर में से उस नंबर में से उतना रिमाइंडर आप माइनस कर दें और उन नंबर्स का HCF निकाल लें। दिस इज 24। वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ, किसका निकालना है? 85 में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 1। तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 84 एंड 72 में से 2 रिमाइंडर बचना चाहिए तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। और 84 और 70 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। और इन दोनों का जो HCF होगा वही वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे 85 और 72 को डिवाइड करने पर 1 और 2 रिमाइंडर बचेगा। अब HCF निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आप फैक्टर्स से निकाल सकते हो, आप लॉन्ग डिवीजन यूज कर सकते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर सकते हो। मैं यहां पर लॉन्ग डिवीजन यूज कर रहा हूं। सिंस 84 इज ग्रेटर देन 70, सो 84 को डिवाइड करेंगे 70 से 1 टाइम 14। अब ये 70 नीचे आएगा और ये गया 5 टाइम। सो लास्ट टाइम का जो डिवाइजर है वही क्या होता है? HCF इज 14। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 14। तो वो हमारा बड़ा नंबर क्या है जिससे 85 और 72 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 बचेगा। चेक कर लो। 14 6 जा 84 होता है तो 85 में से 84 करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच गया।
72 को करोगे तो 5 टाइम्स 70, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया। यही तो कंडीशन चाहिए थी हमें। तो बस रिमाइंडर को माइनस कर लो और जो दो नंबर हैं उनका HCF निकाल दो, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ए बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स। बैग के अंदर क्या दे रखा है? बैग कंटेन्स, बैग में है 4 रेड प्लस 3 ब्लू प्लस 2 येलो बॉल्स। दैट मीन्स टोटल हो गई 7 और 2 9 बॉल्स। टोटल 9 बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल जो है उस बैग से निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड, ये पहला क्वेश्चन है। ड्रॉन बॉल येलो हो, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। लेट E denotes the event of getting a red ball। एक रेड बॉल मिले, इस बात को हमने E इवेंट बोला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज PE, probability of getting a red ball। उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या है? मतलब रेड बॉल्स कितनी है बैग के अंदर? बैग के अंदर जो रेड बॉल्स हैं वो हैं हमारी 4 और टोटल कितनी है 9। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। लेट F denotes the event of getting a yellow ball। So PF यानी probability of getting a yellow ball। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो बैग में येलो बॉल्स कितनी हैं? येलो बॉल्स हैं 2 और टोटल है 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2/9। काफी सिंपल, एक ही फॉर्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो जितनी उसमें वो बॉल है अपॉन में टोटल लिखें और रेड ब्लू येलो किसी की भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 2। मतलब दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसका हाफ 2 मिलेगा। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स के बीच की कंडीशंस हमें दे रखी हैं और वो नंबर्स हमें निकालने हैं। तो पहले तो मैं वो दो नंबर्स मान लेता हूं। लेट फर्स्ट नंबर, या फिर आई मस्ट से ग्रेटर नंबर, क्योंकि एक उनमें बड़ा है और एक छोटा है। सो लेट ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए आप क्या कह रहा है। पहली कंडीशन क्या कह रही है हमसे? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 2। मतलब दोनों का डिफरेंस करें
और उसका यदि हम हाफ कर दें तो हमें 2 मिलता है, बस हमने कर दिया। 2 को इधर ले जाएं, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि द सम ऑफ द ग्रेटर और स्मॉलर के 2 गुने, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 13 मिलता है। बस ऐसा कर दिया। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस आ गई, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाने वाला हूं। अब देखो यहाँ 2y है, यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा। सो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ हो गया 3x इज इक्वल टू 21, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7। x मिल गया। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, यहां हो जाएगा 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरफ ले जाएंगे, 7 माइनस 4 इज 3, सो y इज इक्वल टू 3। x भी मिल गया, y भी मिल गया, स्मॉलर नंबर भी और ग्रेटर नंबर भी। तो केवल जो कंडीशंस दे रखी हैं उन कंडीशंस को आप लगाएं और सिंपली आप x और y की वैल्यू को निकाल पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हमें पता है कि जो रूट 5 है वो इर्रेशनल नंबर है, बट हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि पहले हम मान लेंगे कि रूट 5 रैशनल है और फिर कुछ रिजल्ट अंदर से निकलेंगे और थोड़ी देर बाद उन रिजल्ट्स के बाद हम कह देंगे कि हमने जो बात मानी है वो गलत है और हमसे गलती हो गई है, सो रूट 5 क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इससे हम इसको करेंगे। सबसे पहला काम करना है आपको, लेट रूट 5 इज रैशनल। ये हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है हमारा? रैशनल है। अगर रूट 5 रैशनल है तो रूट 5 को a बाई बी की फॉर्म में, जिसे p बाई क्यू भी कहते हैं, हम लिखा जा सकता है वेयर a एंड b आर को प्राइम। हम इस तरीके से a और b को ले रहे हैं कि a और b का कोई भी फैक्टर नहीं है। मतलब अगर a और b का आप ऐसे लिखें, जैसे आपने लिख दिया 5 और 7, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा आपका, दोनों प्राइम है और इनका HCF 1 है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब यदि मैं यहीं पर लिख लूं 5 और 10, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, 5 है। क्या है? इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, क्योंकि 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं है हमारे। मैंने a और b को ऐसा माना है कि दोनों को प्राइम है हमारे। अब इस b को इधर ले जाएं, सो a इज इक्वल टू रूट 5b। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो यहां आ जाएगा a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा एनालाइज आप करें। भाई किसी नंबर को मैं ऐसा लिखता हूं 10 को मैंने ऐसा लिख दिया 5 इंटू 2,
तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स। सो 5 जो है इस 10 को डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स। तो यहां पर जो 5 है वो इस a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा कितने टाइम्स? b स्क्वायर टाइम्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 यदि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास थ्योरम होती है कि कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे, जैसे 100 को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 5 यदि 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 इस 10 को भी डिवाइड करेगा। तो यही हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा। अब 5 यदि a को डिवाइड कर रहा है तो हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c, दिस इज सेकेंड, और इसको नाम दें सम फर्स्ट, क्योंकि यदि 5 a को डिवाइड कर रहा है c टाइम्स, इस a की वैल्यू को मैं यहां लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 25c स्क्वायर 5b स्क्वायर, 5 से 5 टाइम्स। तो b स्क्वायर किसके बराबर आ गया? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब जरा गौर करो, यहां पर b स्क्वायर जो है वो 5c स्क्वायर के बराबर आ गया, मतलब 5 जो है वो इस b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है c स्क्वायर टाइम्स। तो हम यहां लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है सो 5 डिवाइड्स b। चेक करो, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। सो 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो जो 5 है वो a और b का कॉमन फैक्टर आ गया, बट हमने तो a और b को को प्राइम माना था, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, which contradict the fact that a and b are co-prime। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है अपोजिट बात। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन due to our wrong assumption। so our assumption is wrong, so हमारा assumption जो है वो wrong हो गया। so हम कह सकते हैं so √5 is irrational। हमने माना था ये रैशनल है, बट हमारी बात तो गलत हो गई, तो अब हम कह सकते हैं कि जो √5 है वो irrational। So this is the method of contradiction to prove any number irrational। Now section C का question number 28 देखिए। If -5, 3 and 5, 3 are the two vertices of an equilateral triangle, then the coordinates of the third vertex given that origin lies inside the circle। हमें ये दिया हुआ है कि जो ओरिजिन है वो सर्कल के इनसाइड लाई करता है, सॉरी ट्रायंगल के इनसाइड लाई करता है। अब इससे पहले आप एक कॉमन कंसेप्ट को देखें कि ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है।
तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा -5,3, यानी कि -5,3 ये एक वर्टिसिस है ट्रायंगल का और ये दूसरा वर्टिसिस है ट्रायंगल का। दिस इज 5,3। ये -5 है, ये 5 है, यानी बीच में से कहीं एक लाइन इनकी एक्सिस गुजरेगी इस तरीके से। आप थोड़ा छोटा बना सकते हैं इसे। तो यहां ये मिड पॉइंट होगा इसका। लेट्स से दिस इज BC। नाउ अब जो थर्ड पॉइंट है वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? तो वो ऊपर की तरफ तो हो नहीं सकता। अगर थर्ड पॉइंट ऊपर हो गया तो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा और जो ओरिजिन है, ओरिजिन उसके अंदर नहीं होगा, मतलब थर्ड पॉइंट यहां होगा आपका नीचे की तरफ। और लेट से दिस इज A और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने सम XY मान लिए हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि उस थर्ड कोऑर्डिनेट को मैंने यहां क्यों लिया। ये यहां क्यों आए हैं? क्योंकि 5,3 दोनों पॉजिटिव इस एक्सिस में होते हैं, X नेगेटिव Y पॉजिटिव दूसरे वाले क्वाड्रेंट में होता है। और अब ओरिजिन भी इसके अंदर आ रहा है, दैट मीन्स इसको नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। लेट coordinates of third vertices are, तीसरे वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो AB जो है वो बराबर होगा BC के, वो बराबर होगा AC के। BC की वैल्यू हम निकालें बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो 5 माइनस ऑफ माइनस ये 5 प्लस 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 दैट इज 0 का स्क्वायर, 5 प्लस 5 इज 10 का स्क्वायर दैट इज 100 और ये आ जाएगा 10। BC आ गया 10। AB निकाल लो। AB इज x माइनस माइनस ये प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। इसके बाद आप निकाल लें इसमें दिस AC, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब जो AB और AC है वो बराबर हैं, AB इज इक्वल टू AC, तो रूट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर होगा x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू रख दी मैंने, दिस टर्म एंड दिस टर्म दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहां आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गई, इसको ओपन कर लो, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, इस तरफ ले जाओ, 20x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर आ गया हमारा? 0 के बराबर आ गया, मतलब ये y एक्सिस पर होगा। देखो मुझे ये अंडरस्टूड था कि इसकी वैल्यू 0 आएगी बिकॉज आई हैव सॉल्व इट अर्लियर, बट आप इसको थोड़ा इधर उधर भी ले सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि x 0 आने वाला है। तो x क्या है? इसमें 0 आएगा आपका। इसके बाद अब निकालना है y, तो आप इन दो को ले लो, BC और AC को। BC इज इक्वल टू AC, तो AC है हमारे पास x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, BC है 10। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो और x की वैल्यू रख दो।
0 माइनस 5 यानी -5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर और दिस इज 100। इसको इस तरफ ले जाएंगे 75, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे √75 प्लस माइनस, और ये इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 3, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, सो प्लस माइनस 5 √3, 3 को इधर ले जाइए, y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 √3। अब देखें यहां पर प्लस वाली वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि पॉइंट नीचे की तरफ है और यहां नीचे जो y है वो नेगेटिव होता है, तो यहां पर जो y है वो होगा 3 माइनस 5 √3। √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, तो यहां पे 1.7 रख लें आप, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 इंटू 1.7, ये हो जाएगा 3 माइनस 8.5, y इज इक्वल टू माइनस 5.5। सो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0, माइनस 5.5। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट a। समझें कंसेप्ट क्या यूज किया, केवल एक ही की इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों के क्या होंगे, जो वर्टिसेस हैं, आई मस्ट से जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो पहली दो को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को बाकी दो के साथ y की वैल्यू मिल गई, और यही हमें यहां पर बताना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का a वाला पार्ट देखिए। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from a external point T. Then prove that angle PTQ is equal to twice of OPQ. मैं फिगर बनाता हूं, उसके बाद आपको क्लियर होगा। 29 का A। Here is एक सर्कल है, we had a circle this type। यहां पर और यहां पर एक पॉइंट है PQ, इन पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट T से टेंजेंट्स डाली गई हैं, एंड दिस पॉइंट इज यहां पे सेंटर है इसका। अब थोड़ा केयरफुली बनाएंगे इसको। सो ये वाला एंगल है हमारा OPQ। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के ट्वाइस के इक्वल है। टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। PTQ जो है वो इस एंगल का 2 गुना है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इन एंगल्स को नाम देता हूं। दिस इज एंगल 1, this angle is 2 and this angle is 3। अब हमें पता है कि जो TP और TQ है वो इक्वल होंगे बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ये TP और TQ दोनों इक्वल हैं तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये TPQ क्या बन जाएगा, हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और जब हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये और ये बराबर हैं, तो 2 किसके बराबर होगा, हमारा 3 के बराबर होगा। आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 3 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इसको इस तरफ ले जाएंगे माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को मैंने रिलेट कर दिया। अगर मैं बात करूं इस पूरे, इसको मान लो एंगल 4, पूरे एंगल की, एंगल OPT यानी कि इस वाले एंगल की, तो ये क्या है 90 डिग्री का है। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री बिकॉज ये रेडियस है और रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो लाइन ड्रा करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री बिकॉज P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ अब एंगल 4 और एंगल 2 में हमने ये रिलेशन निकाल लिया, इसको इस तरफ ले जाएंगे 90 डिग्री माइनस एंगल 4। इस एंगल 2 को यहां फर्स्ट में रख दो, 90 डिग्री माइनस एंगल 4, यहां पे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। सो यहां से आ रहा है एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4 और एंगल 1 क्या है हमारा PTQ है। एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 क्या है OPQ, एंगल OPQ। आप चेक कर लें, जो रिजल्ट हमें लेके आना था वो हम लेके आ गए हैं। सो ये बेसिक अप्रोच हमने फॉलो की। पहले इन दोनों साइडों को क्या किया, इक्वल किया, फिर इन दोनों में रिलेशन निकाला और फिर इस रिलेशन को यहां रख के हमने अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ 29 का B और ये और वाला क्वेश्चन है, इसका ये फिगर हमें दे रखी है, मैंने पहले से बना ली है। अब इसमें कुछ वैल्यूज हमें दे रखी है। इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है। हियर एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री। दिस AD कंप्लीट लेंथ इज AD is 17 centimeter. This AD is 17 centimeter. And AB is 20 centimeter. This complete length is 20 centimeter. I must say this is. And after that DS is 3. DS is 3. और ये पॉइंट है हमारा R. DS हमारे पास 3 है और बस यही दे रखा है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सो वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन मिलाती है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी आपकी, तो बचा हुआ ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। आप लिखेंगे एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल QOP। सब कितने के हो गए? 90 डिग्री के हो गए। आप रीजन लिख देंगे इसमें बाय थ्योरम 10.2। इसके बाद आप बोले कि चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो या तो ये एक स्क्वायर होगा या फिर एक रेक्टेंगल होगा। अब क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड देखो, ये भी R है, ये भी R है, मतलब ये क्या है? केवल एक स्क्वायर है। सो OPQB इज अ स्क्वायर। OPQB इज ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। नाउ आप ध्यान से देखें तो हमें DS की वैल्यू दे रखी है, DR की हम निकाल सकते हैं। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, तो हम लिख सकते हैं DS इज इक्वल टू DR बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल।
कि एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो इस डी आर की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। आप चेक करें, दिस डी आर इज 3, तो आप ए आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ए डी में से डी आर घटा दें, हमारे पास निकालना है ए आर, ए डी में से हम आर डी घटा रहे हैं, इस ए डी में से ये घटा देंगे, तो 17 माइनस 3 दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब आप चेक करो कि ए आर हमें मिल गया, तो ए क्यू की हम वैल्यू बता सकते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों उससे डाली गई टेंजेंट्स हैं, तो इनकी भी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। आप लिख देंगे ए आर इज इक्वल टू ए क्यू दैट इज 14 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये होता है। अब ए क्यू हमें मिल गया और पूरा ए बी हमारे पास है, तो क्यू बी हम निकाल सकते हैं। सो क्यू बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए क्यू, यानी कि 20 माइनस 14 दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो क्यू बी दैट इज इक्वल टू ओ पी, और आई मस्ट से रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो लिटिल बिट छोटे छोटे से कंसेप्ट हमने यूज किए हैं यहां पर, और बड़ी आसानी से हमने रेडियस ऑफ सर्कल को निकाल दिया है। पहले तो हमने इसको स्क्वायर बना लिया, इसको बिना बनाए ये मिल जाएगा आपको। अगर आपने इसको इसके साथ रिलेट नहीं किया तो रेडियस नहीं मिल पाएगी, इतना तो कर लोगे। तो पहले इसको रिलेट कर ले आपस में, एंड आफ्टर दैट फिर आप इसको इजीली कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। वी हैव टू प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन आप कह सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप इसमें LHS को ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग LHS। अब इधर साइन कॉस में वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसको ब्रेक कर लो साइन कॉस में। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, यहां एलसीएम आ गया कॉस थीटा। सो साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और इधर बचेगा प्लस का 1। यहां पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहां बचा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहां तक तो आप इजीली कर लोगे। इसके बाद क्या करना है, इसमें हमें इसके बाद करना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन किसका? डेनोमिनेटर का। इस वाली टर्म को तो मान लेना है a और इसको मान लेना है b। कर दो रेशनलाइजेशन। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां सिंबल चेंज करोगे प्लस का 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1। अब देखो ऊपर वाली टर्म की मल्टीप्लाई हम थोड़ा सा ट्रिकी वे से करेंगे कि कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़े ना। इस वाली टर्म की पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, इस वाली टर्म की इसके साथ करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। इस टर्म की इसके साथ हो गई, अब इस टर्म की 1 के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस टर्म का हो गया, 1 की करो सबके साथ तो वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 नीचे आ जाए। आप देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पहले साइन थीटा की सबके साथ कर लो, कॉस थीटा की सबके साथ कर लो, फिर 1 की सबके साथ कर लो, रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब ये a है, ये b है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। इसमें माइनस को अंदर ले जाएंगे, यहां पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। दोनों के अपॉन में बारी बारी टर्म्स को लिख लेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहां पे, या फिर ऐसा कर सकते हो आप, ऊपर बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, नीचे बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर से 2 साइन थीटा कॉमन ले लो तो यहां बचेगा साइन थीटा प्लस 1, नीचे बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चेक करें, यही राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है और ये बेसिक अप्रोच यहां पर फॉलो अप की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 का ए वाला पार्ट देखिए। ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, एक जो रूम है वो सिलेंडर की फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल डोम, और उसे एक हेमिस्फेरिकल डोम मतलब आप समझे कि एक हेमिस्फेरिकल से सरमाउंटेड किया गया है। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स 1408 बाई 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। इसके पास इतनी एयर है। क्वेश्चन को समझें, काफी इजी क्वेश्चन है। एक सिलेंड्रिकल रूम है इस तरीके से, और इसको एक हेमिस्फेरिकल डोम से सरमाउंट किया गया है, और इस हेमिस्फेयर की जो बेस रेडियस है ना वो r है, लेट्स से दिस इज r, और जो r है वो 1/2 ऑफ द हाइट है, यानी कि अगर हम इस सिलेंडर की हाइट को h मान लें तो जो r है वो क्या है, h/2 है, मतलब इसका हाफ है, जितनी हाइट है उसका हाफ करेंगे तो रेडियस मिल जाएगी। इसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है और इसकी हाइट हमें बतानी है। सो लेट r be the radius and h be the height, h be the height of cylinder।
अब R इज इक्वल टू H/2 ये हमें दे रखा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, आई मस्ट से पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब आर हमें हाइट निकालनी है, तो आप आर की जगह इसमें एच रख दो, तो यहां हो जाएगा 2/3 पाई इंटू आर की जगह H/2 का क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू H/2, दिस इज आर एच। सो यहां पे आ गया पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे हमारे पास क्या बन रहा है आप देखें, और यहां पे कुछ मिस्टेक कर दी हमने, आर की जगह रखेंगे H/2, तो H² इंटू एच, ये H है, आर की जगह रखना है H/2। यहां पर मैं चाहूं तो H² दोनों में से, H³ दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, ये H³ चला गया और यहां पे बचा आपका, लेट्स सॉल्व इट अर्लियर, सो you'll get 2/3 पाई इंटू H³/8, 2 से 4 टाइम्स, प्लस यहाँ पे आ गया पाई H³/4। अब वॉल्यूम जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे भी रखा है और ये भी वॉल्यूम है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास पाई/3 इंटू H³/4 प्लस पाई इंटू H³/4, और ये हमें दे रखी है वॉल्यूम 1408/21। ये हमने निकाली है, ये दे रखी है, दोनों क्योंकि सेम रूम की वॉल्यूम है तो बराबर होंगी। H³/4 कॉमन ले लो यहां से, यहां बचेगा पाई/3 प्लस पाई, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, H³ को इधर रखें, बाकी सब को इधर ले जाएं, 1408/21 इंटू 4 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो पाई प्लस 3 दैट इज 4 पाई/3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में और 4 पाई यहाँ डिवाइड में, 3 से इसमें पाई की वैल्यू रख लो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 3 = 21, 4 से 4, 11 से 2 टाइम, 11 से 1, यहाँ पे आ गया 3, 2 टाइम्स 8, 2 से 64। H³ इज इक्वल टू 64, इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब, सो H किसके बराबर आ गया 3 के, और यही हमें निकालना था, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर को ही फाइंड आउट करना था। तो बेसिकली किया क्या, जो कंडीशन दे रखी थी वो लिखी, और फिर पूरे वॉल्यूम में जहां भी R था वहां पे उसको H में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम दे रखी थी हमने निकाली, दोनों को इक्वल रखा और हमने H यानी हाइट ऑफ सिलेंडर को बता दिया है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ जो रूम है वो क्या आएगी हमारे पास, दैट इज ओके, वो हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं पूछ रहा है हमसे, हाइट ऑफ द रूम पूछ रहा है। तो रूम की हाइट भी आप यहां पर बता सकते हो, भाई ये तो सिलेंडर की हाइट होगी, ये हेमिस्फीयर डोम रखा हुआ है, यहां से यहां रेडियस होगी, सो हाइट ऑफ रूम इज H प्लस रेडियस, और रेडियस कितना है इसका, हाफ है, H प्लस रेडियस को लिख सकते हैं H/2, ये हमारे पास है 3 + 3/2, 3 2 = 6 प्लस 3 दैट बाई 2, यानी 4.5 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द रूम। इसके बाद इसके बी वाला क्वेश्चन देखिए, ए एम्प्टी कॉन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट so that lower part of the cone which is 1/6 of the volume
of the cone is unfilled but hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. समझे? आइसक्रीम आप सभी ने खाई है। आइसक्रीम का जो कोन है वो इस तरीके का होता है और आइसक्रीम जब उस पर भरी जाती है तो इस तरीके का एक हेमिस्फेयर भी उस पर बनता है और अंदर वाले पार्ट को पूरा नहीं भरा जाता, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी से कम भरते हैं। वो कह रहा है कि 1/6 पार्ट जितना भी इसका वॉल्यूम है 1/6 पार्ट जो है उसका वो क्या है, अनफिल्ड है और ऊपर एक हेमिस्फेयर बनाया गया है। तो टोटल वॉल्यूम बता दो जो इसके अंदर आइसक्रीम की भरी गई है। और इसकी जो हाइट है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और बाकी इसका बता दीजिए पार्ट। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ कॉन is 12 centimeter and volume of cone is 3 centimeter. This is radius of cone. So volume of cone क्या फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। वैल्यूज रख दें 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर 9, h is 12. This is 36 पाई मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गई इस कॉन की पूरे की, बट ये पूरा तो भरा हुआ नहीं है। इस पूरे वॉल्यूम का 1/6 पार्ट इसमें एम्प्टी है। तो निकाल लेते हैं कि कितना हिस्सा इसका खाली है। 1/6 पार्ट 6 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन वो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 36 पाई, यह आ जाएगा 6 पाई। इतना हिस्सा इसका खाली है तो इसके अंदर आइसक्रीम निकालने की, आइसक्रीम कितनी है, ये टोटल है, इतना ये खाली है। टोटल में से खाली वाला हिस्सा घटा देंगे तो हमें भरा हुआ हिस्सा मिल जाएगा। सो आइसक्रीम फिल्ड इन कॉन वो कितनी है 36 पाई माइनस 6 पाई दैट इज 30 पाई मीटर क्यूब। ये इतनी आइसक्रीम इसमें भरी हुई है। आइसक्रीम तो ऊपर भी है कॉन के, वो भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब। आर है हमारे पास 3 तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। This is 18 pi. So total volume of ice cream filled वो हो जाएगी 18 पाई प्लस 30 पाई दैट इज 48 पाई। पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 यूज कर लो तो यहां पे आ गया 100। जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आएगा। 15072/100 यानी ये आ गया 150.72 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट आइसक्रीम फिल्ड इन द कॉन। तो पहले तो आप नीचे वाले हिस्से का फिर ऊपर वाले हिस्से का कितनी आइसक्रीम उसमें भरी गई है वो हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं।